दीनबंधुं गुरुं नौमि सर्वशास्त्रविशारदं यत्कृपालेशतः प्राप्ता मया विद्याति दुर्लभा। मंचस्थ एवं उपमंचस्थ सभी सुधी वृंदों को मेरा यथोचित अभिनंदन अभिवादन है। साथ ही साथ जो यहाँ पर इस सत्र में भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षारत हैं वचन सुनने के लिए, उनका विशेष रूप से आभार है। यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में जो यहाँ पर विद्यमान हैं, एक कुशल प्रशासक और कुशल लेखक, आप भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपकी गहन पैठ है, जिनको आप लोग अभी सुनेंगे यहाँ पर, आचार्य सर्वेश महोदय। इसके साथ ही साथ जो वस्तुतः डॉक्टर हैं, क्योंकि हम सभी डॉक्टरेट एकेडमिक फील्ड के हैं, लेकिन वस्तुतः जब डॉक्टर कहा जाता है तो पूछा जाता है कौन से डॉक्टर। तो असली डॉक्टर जो हैं, जिन्होंने अभी आपको उद्बोधन दिया। साथ ही साथ यह हिंदी का पूरा पक्ष जो चलता है, पखवाड़ा जो चलता है, वह पिछले 15 वर्षों के अपने अकादमिक यात्रा में मैंने अलग अलग 6 केंद्रीय संस्थानों में इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित रहा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों से साझा करते हुए। मैंने साक्षात संयोजक महोदय जो हैं, उनको भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से कहा था, क्योंकि इस तरह का आयोजन जो एकदम सिस्टमेटिक सुव्यवस्थित रूप से हो, वस्तुतः आउटकम जो होता है, आपका परिणाम क्या होता है, उससे क्या हमें लाभ मिलता है, जो यहाँ पर इतना बेहतर तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, उस पर अवलंबित है। और एक पर एक वक्ताओं को, अलग अलग कार्यक्रमों को हमने देखा और एकदम गतिमान रहा है यह कार्यक्रम। इसके लिए जितने भी संयोजक हमारे बड़े भाई साहब के साथ जितने भी इस टीम में हैं, सभी के लिए मेरा नमन है, क्योंकि कार्यक्रम हम भी देखते हैं, कार्यक्रम में कितना दर्द होता है, कितना पेन लेना पड़ता है। तो सभी को आभार। हम अपनी समय सीमा में ही अपने वक्तव्य की ओर चलेंगे। नेक्स्ट चलते चलेंगे आप, क्योंकि सामने में स्क्रीन नहीं है, इसलिए मुझे पीछे भी बीच बीच में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। यह जो हमारा वक्तव्य होगा वह चूँकि समय सीमा को ध्यान में रखा गया है, इसीलिए कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, उनको हम ले रहे हैं। साथ ही साथ समस्या और लक्ष्य हमारा क्या है, उस पर हम फोकस करेंगे। मूल आधार जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आधारित ग्रंथ जो हैं उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य से उसकी जो तारतम्य स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे, और अंत में निष्कर्ष के साथ अपनी बात को हम यहाँ पर संपूर्ण की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट की ओर चलेंगे आप। नेक्स्ट, मूलभूत प्रश्न जिस पर लगातार प्रश्न करें उत्तर के रूप में चर्चा होती रही है। को हम कस्तम कुता आयाता कामे जननी को मेताता। यह जो मूलभूत प्रश्न है, मैं कौन हूँ, संपूर्ण प्रपंच इसी पर चल रहा है। और जितनी बातें अभी माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जो पंचकोश की बात की गई, शिक्षावली को आधार बनाते हुए, साथ ही साथ अन्य जितने भी यहाँ पर चर्चा एकात्म तत्व की को लेकर के बात हुई, जितनी भी है, वो उसका चरम परिणति उसी में होती है कि मैं कौन हूँ। और जब आप अपने आप को पहचान जाते हैं, स्वत्व को जान जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कोई समस्या होती ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है तत्र को मोह को शोक। उसके बाद न तो कोई मोह रह जाता है और न ही कोई शोक रह जाता है। तो ये मूलभूत जो विषय वस्तु हैं, इनको हमें समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है कहाँ से हम चले थे, कहाँ हम हैं। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये एरो जो दिखा रहा है, आप समझ सकते हैं जो कहाँ से हम चले थे, लेकिन ये चिंतन परंपरा जो है वह निरंतर चलती रही। नेक्स्ट, यहाँ पर हम नासदी सूक्त को यहाँ पर हमने कोट किया है, जहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया को लेकर के कैसे डेवलपमेंट होता है, विकास कैसे होती है, उसकी चर्चा की गई है। यह मूलभूत अवधारणा जो है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब समस्या क्या होती है, क्यों हम को हम की बात करते हैं,
इसके लिए मूलभूत है जो कि हमारी जो अलग अलग समस्याएं हैं दुख के रूप में, वह आप बौद्ध दर्शन की बात करें जहाँ पर सर्वों दुख की बात होती है, या आप बात करते हैं सांख्य दर्शन की दुःखत्रयाभिघाता। तो मूल रूप से जो 3 दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इनसे निवृत्ति हो जाए आत्यंतिक रूप से, उसके बाद कुछ है ही नहीं, स्वयं आप ब्लिसफुल लाइफ, आनंदमय जीवन में आप अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं मूलभूत विषय वस्तु पर, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और हमें जितना समय कहा गया है हम उसके अनुरूप ही चलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, मैं प्रारंभ से इस कार्यक्रम का साक्षी रहा हूँ, एक एक करके मैंने कार्यक्रम को देखा है। जितनी बातें हुई है उसमें मैं एक देख रहा था जो कि छात्रों के लिए विशेष रूप से एक बात जानना जरूरी है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो वस्तुतः है क्या यह, किसको हम आत्मसात करें, किसको छोड़ें। कहने के लिए तो कह सकते हैं वैदिक परंपरा से लेकर आज तक जो कुछ देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत होंगे, लेकिन हम अगर बोलना है हमें तो कैसे बताएं इसको। तो उसके लिए स्पष्ट रूप से दिया गया है, इंडिकेट किया गया है, अष्टादश विद्या स्थान है, जिसकी चर्चा पूर्व सत्र के जो मुख्य अतिथि महोदय थे उन्होंने दिग्दर्शन दिया था। यहाँ पर अष्टादश विद्या स्थान में 4 वेद, इसके साथ ही साथ 6 वेदांग। अब 6 वेदांग की बात होती है तो क्यों 6 वेदांग की आवश्यकता हुई, तो उन वेदों के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है, नहीं तो आप उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, इतने गूढ़तम विषय वस्तु हैं। तो इसलिए 6 वेदांग की बात होती है। नेक्स्ट उसमें जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये पुराण इतिहास, पुराण जो कि इतिहास को बताता है, न्याय जो हमें तर्कशास्त्र चिंतन परंपरा को बताता है, साथ ही साथ मीमांसा जो वाक्य सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से हो उस पर बात करता है, और साथ ही साथ धर्मशास्त्र कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। यहाँ पर अलग अलग विषय के छात्र होंगे, आप सभी जानते होंगे जो कि यह धर्मशास्त्र की बात जब आती है तो वह केवल प्राचीन समय की ही बात नहीं होती है। वर्तमान समय में आप देखते हैं जितने भी न्याय प्रक्रिया हमारी होती है वो IPC के FIR टर्म से लेकर के अन्य जितने भी हैं पूर्ण रूप से व्याख्यायित किए गए हैं। हमें उन तत्व ग्रंथ जो हैं उनको देखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर वैदिक वाङ्मय को हमने दिखाने का प्रयास किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इस पर हम अभी नहीं विस्तार में नहीं जा रहे हैं। ये प्रत्येक जो है वह अपने आप में एक वैशिष्ट्य रखते हैं। ऋग्वेद का अलग रिलेवेंस है, यजुर्वेद का अलग रिलेवेंस है, इसके साथ ही साथ सामवेद की बात करते हैं अलग है, और अथर्ववेद की बात अलग है। नेक्स्ट चलेंगे आप। अब इन्हीं के साथ साथ उपवेद, क्योंकि 4 वेद 6 वेदांग 10 हो गए और 4 ये उपवेद। आप उपवेद को देखिए, एक एक करके चलेंगे। नेक्स्ट उपवेद में आप एक क्रम से देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का क्रम से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, इधर गांधर्व वेद और स्थापत्य या वास्तु की बात जो करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आप। अब एक एक जो ग्रंथ हैं उनमें एक एक जो डिसिप्लिन है इनमें असंख्य ग्रंथ हैं, उनके असंख्य टीका ग्रंथ हैं, उनके असंख्य भाष्य ग्रंथ हैं, उसके बाद उनका जो सेकेंडरी टेक्स्ट है वो अलग है, और उसके बाद आकर के आप बात करते हैं जो कि अलग अलग जो हमारे अभी बता रहे थे, जो कि हम अगर वर्तमान समय के डिसिप्लिन की बात करें, अलग अलग जो डिसिप्लिन है तो पूरा हजारों पन्ने में आएगा। वह बात सही है, आप वही आगे बढ़ करके आप देखते हैं, आगे चलते चलेंगे तो यहाँ पर आयुर्वेद को देखते हैं, फिर आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथ हैं इनको देखते हैं। नेक्स्ट चलेंगे धनुर्वेद के ग्रंथों को देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। गांधर्व वेद के नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, हमने केवल दिग्दर्शन के लिए 1-2 ग्रंथ हमने बताया है, इस तरह के असंख्य ग्रंथ हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब ये स्थापत्य वेद जिसको कि वास्तु शास्त्र को लेकर के बात आप करते हैं, जो कि आर्किटेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 2-4 ग्रंथ हमने यहाँ पर बताया है। इस तरह के आप असंख्य ग्रंथ देखते हैं। अब सेकेंडरी टेक्स्ट की दुआ छोड़ दीजिए, अभी मैं मूल ग्रंथ की बात में कर रहा हूँ। आगे चलेंगे। अब इन पर आधारित जो ग्रंथ हैं वो आपको नेक्स्ट एक दिखाएंगे स्लाइड। आधारित जो ग्रंथ हैं इनमें जो आप क्लासिफाई करते हैं अलग अलग साइंटिफिक लिटरेचर को लेकर के, उसमें आप देखते हैं जो कि अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। आप म्यूजिक को लेकर के बात करेंगे तो अलग होगा, आयुर्वेद को लेकर भी महोदय आप बात कर रही थी, आयुर्वेद को लेकर के अलग होगा। इसी तरह
व्याकरण को लेकर के बात करेंगे तो लगभग एक पूरा एक चेन है जो कि आप पूरा अलग अलग जो भी आपके जीवन में जिन जिन विषयों से आप संबद्धता रखते हैं वह आपको ये लिटरेरी साइंस जो है इनके रूप में आपको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आएंगे आगे। अब हम हिंदी साहित्य पर आते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी समय सीमा जो है वह लगभग समाप्ति की ओर है। नेक्स्ट आएंगे। इसमें हम मूल रूप से जो देखते हैं वह कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया है जो भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के सेतु के रूप में काम करते हैं, क्योंकि हम भी प्रारंभ से जब शिक्षा व्यवस्था में रहे हैं तो आज भी हमें कक्षा 1 से लेकर के 7 तक के जो हिंदी कविताएं हैं वह मुझे आज भी कंठस्थ है। और आप वहाँ पर देखेंगे जो कि संस्कृत से कितना तारतम्य उसका रहा है। जब आप बात करते हैं एक कविता, आप लोग पूर्ण रूप से प्रसिद्ध कविता आप जानते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसको आप देखिए, इसमें आपको लगभग 80% जो है आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे। और आप कहेंगे ऐसा क्यों लिया जाता है? मूल रूप से वो तो कवि थे, उन्होंने लिया। आपके भारतीय संविधान में आपका उल्लेख है इस तरह का, जो कि जब भी आप पारिभाषिक शब्द बनाएंगे तो मुख्य रूप से तत्सम शब्द लेंगे अर्थात संस्कृत के शब्द लेंगे, उसके बाद आप क्षेत्रीय जो शब्दावली होंगे उनका आप प्रयोग करेंगे। ये आपका भारतीय संविधान आर्टिकल जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 351 बता रहा है आपको। वहाँ पर कंपोजिट कल्चर की बात की जा रही है, सामाजिक संस्कृति की बात की जा रही है। तो वहाँ भी आप केवल मैं भारतीय ज्ञान परंपरा इतिहास में ही मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हम जब इधर देखें जो कि क्या काम हो रहे हैं, नेक्स्ट में आएंगे, इसके साथ साथ हम काम देखें तो चूंकि मैं IIT बॉम्बे का छात्र रहा हूँ, अभी बहुत चर्चाएं हो रही थी जो कि हिंदी में हो तो बेहतर है। वास्तव में 8 साल मैंने IIT बॉम्बे को दिया है। अगर हिंदी में वहाँ पर हमें शोध करने के लिए दिया जाता, संस्कृत में करने के लिए दिया जाता, तो काम मैंने 4-5 साल का ही किया है, लेकिन 3 साल केवल अंग्रेजी सीखने में गई मेरी। NIT कुरुक्षेत्र हिंदी में विज्ञान विषय को पढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ के जो निदेशक महोदय हैं। तो इस तरह बहुत सारे कार्य हैं। IIT बॉम्बे में ही आप सभी हिंदी के छात्र हैं, जानते होंगे हिंदी वर्डनेट, एक बार जाकर के जरूर देखिए। संस्कृत वर्डनेट जाकर के जरूर देखिए वहाँ पर। साथ ही साथ स्टूडेंट ट्यूटोरियल जो मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आप देखते हैं जो कि जितने भी ओपन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हिंदी सहित जितने भी भारतीय भाषा हैं उनमें एक्सेस किया जा सके। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी इनको लेकर के आपको एक रास्ता बताता है, एक सेतु के रूप में बताता है। बातें बहुत कुछ है, बहुत सारी चर्चा होनी है, लेकिन एक चूंकि समय की सीमा है और उस समय की सीमा में रहना ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कुल 11 मिनट हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप को और आप सभी को संत प्रणाम। बहुत अच्छी बातें आपने की, मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सहयोगी डॉक्टर नितिन झा संस्कृत में हैं, IIT मुंबई से अपने PhD की बात की, और उनका आप लोगों ने देखा होगा कि संस्कृत होते हुए भी आज की दुनिया को कभी कभी मैं देखता हूँ इंग्लिश का पूरा सब कुछ अंग्रेजी में रहता है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ ये तो आप तो बिल्कुल बदल दिए। लेकिन आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप अभी 3 दिन के कार्यक्रम के लिए प्रयास गए थे, लेकिन आप 3 दिन पहले ही आ गए। हमारे अनुरोध को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।